कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये हमारे नज़दीक हमने जो उसका विश्लेषण किया है, हम लोगों ने मुलाकातें की है, तो जाहिर है कि जेपीसी ने तो शायद हमारे ना ईमेल देखे हैं ना हमने जो दिया था उसको देखा है। लेकिन जब जेपीसी के अंदर जो अपोजिशन के मेंबर्स थे उन्होंने भी जो अमेंडमेंट सजेस्ट किए थे उन सबको रिजेक्ट कर दिया। कहीं डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, जो स्टेक होल्डर हैं, जो असल पार्टी है जिसको ये हिट करने जा रहा है, वो पार्टी रिजेक्ट कर रही है। पूरे देश के 20 करोड़ मुसलमानों ने रिजेक्ट कर दिया इस बिल को, लेकिन उसके बाद भी आप बिल को थोप रहे हैं और ये बात कह रहे हैं। कल भी मुझे अफसोस हुआ, जेपीसी के चेयरमैन साहब का जो स्टेटमेंट आया हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पटना की, कि पर्सनल लॉ बोर्ड चाहे कुछ भी करे, हम तो लाने वाले हैं इसको। अगर किसी की प्रॉपर्टी पे किसी और आदमी ने कब्जा कर रखा है और 12 साल तक कब्जा है, और उसने जिसकी प्रॉपर्टी उसने उसको चैलेंज नहीं किया है, तो 12 साल के बाद वो प्रॉपर्टी जिसने कब्जा किया उसकी हो जाती है। लेकिन वक्फ को, मुसलमानों के वक्फ को, हिंदुओं के वक्फ को, सिखों के वक्फ को ये एग्जम्पशन हासिल है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन उन पे अप्लाई नहीं होगा। मौजूदा बिल के अंदर से लॉ ऑफ लिमिटेशन के एक्सेप्शन को खत्म। अब्दुर्रहीम मुजद्दिद साहब मौजूद हैं, वो भी संबोधित करेंगे आपको। इस वक्त में आपको कर्ज देने की एक वजह ये बनी कि आप जानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 अब वो पूरे प्रोसेस से गुजर कर पार्लियामेंट में पेश होने वाला है। हमें जो तवक्को थी, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमने इतने बड़ी तादाद में ईमेल भेजे हैं, करोड़ों की तादाद में। हमने जेपीसी से कई लोगों ने मुलाकातें की हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी, और जितनी मुसलमानों की संस्थाएं हैं उन्होंने दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर जहाँ जहाँ भी जेपीसी गई वहाँ लोगों से मुलाकात करके उनसे ये बात कही कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये हमारे नज़दीक हमने जो उसका विश्लेषण किया है उससे हम इस नतीजे पहुँचे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को पूरी तरह से ख़राब करता है, उसको तबाह करता है, उसको हड़प करने का ये रास्ता खोलता है। हमने एक एक संशोधन के ऊपर में जितनी तरमीमात आई थी, एक एक संशोधन का विश्लेषण किया और एक बहुत ही कंप्रेहेंसिव किस्म का डॉक्यूमेंट 211 पेज का उनको सबमिट किया था जेपीसी। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चूंकि जेपीसी बनाई इसलिए गई थी कि जो आशंकाएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो असहमति है, वो उनके सामने आए और फिर उसके बाद उसको सम्मान करते हुए उसमें वो संशोधन करें, तरमीमी बिल के अंदर यानी अमेंडमेंट बिल में भी मजीद संशोधन करें। हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मुलाकातें की, हमने जितने भी पार्टीज हैं उनके जिम्मेदारों से मुलाकात की, हमने बीजेपी की जो अलायंस पार्टी है उनसे मुलाकात की, चंद्रबाबू नायडू जी से मुलाकात की, नीतीश कुमार जी से मुलाकातें हुई। इसके अलावा जेपीसी के अंदर जो अपोजिशन के मेंबर्स थे उनसे भी अलग अलग मुलाकातें की और हमने अपना पूरा पक्ष उनके सामने रखा। और हमारे सामने भी यानी जेपीसी के जो मेंबर है उन्होंने हमारी बातों से सहमति जताई थी। इवन जब हमने पेश हुए थे जेपीसी के सामने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उस वक्त उसी मीटिंग में लोगों ने ये कहा था कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है इसने एक पूरी तस्वीर हमारे सामने रखती है कि आपका क्या ख्याल है कि इस तरमीम बिल से क्या नुकसान होने वाला है। हमें ये तवक्को थी, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना कुछ एक्सरसाइज करने के बाद शायद जेपीसी की जो रिपोर्ट सबमिट होगी उसमें हमारी बातों का लिहाज रखा जाए। हमारी बातों का तो लिहाज नहीं रखा गया, बल्कि जो अपोजिशन के मेंबरान थे उन्होंने भी 44 अमेंडमेंट में 44 अमेंडमेंट मूव किए थे, लेकिन वो तमाम रिजेक्ट कर दिए। देखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जब भी कोई बिल आता है पार्लियामेंट के अंदर या कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कंसल्ट किया जाता है। इससे पहले तक यही होता रहा, 2013 तक जब भी वक्त तरमीमी बिल के अंदर कोई अमेंडमेंट तजवीज़ किया गया तो उस मौके पर मुसलमानों से खास तौर से बात की गई। 2013 में जब यहाँ पे
यूपीए की सरकार थी उस मौके पर तो काफ़ी सेशंस हुए थे, सचर कमेटी की रिपोर्ट के रिकमेंडेशन भी सामने रखे गए थे और उसके बाद वो अमेंडमेंट मंजूर किए गए थे। ये पहला मौका है कि बिल लाने से पहले कोई भी कंसल्टेशन नहीं हुआ कमेटी के साथ में, और जब बिल पेश हो गया पार्लियामेंट में और जब अपोजिशन ने उस पर हंगामा किया और जेपीसी बनाई गई, तो जेपीसी ने लोगों से कहा कि भाई आप ईमेल के जरिए अपनी बात रखिए। तो हमने लोगों को मूव किया पूरे मुल्क में कि भाई हमको अपना पक्ष रखना चाहिए जेपी के सामने। जब ये ओपन किया गया, खुला गया है, तो हमें रखना चाहिए। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि सिर्फ पर्सनल लॉ बोर्ड की कोशिशों से 3.66 करोड़ लोगों ने अपनी ईमेल भेजी और दूसरी संस्थाओं की कोशिशों से तकरीबन 5 करोड़ ईमेल जेपीसी के पास में गए। इसके बाद हम लोगों ने मुलाकातें की, तो जाहिर है कि जेपीसी ने तो शायद हमारे ना ईमेल देखे हैं ना हमने जो दिया था उसको देखा है। लेकिन जब जेपीसी के अंदर जो अपोजिशन के मेंबर्स थे उन्होंने भी जो अमेंडमेंट सजेस्ट किए थे उन सबको रिजेक्ट कर दिया। कहीं डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, जो स्टेक होल्डर हैं, जो असल पार्टी है जिसको ये हिट करने जा रहा है, वो पार्टी रिजेक्ट कर रही है। पूरे देश के 20 करोड़ मुसलमानों ने रिजेक्ट कर दिया इस बिल को, लेकिन उसके बाद भी आप बिल को थोप रहे हैं और ये बात कह रहे हैं। कल भी मुझे अफसोस हुआ, जेपीसी के चेयरमैन साहब का जो स्टेटमेंट आया हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पटना की, कि पर्सनल लॉ बोर्ड चाहे कुछ भी करे हम तो लाने वाले हैं इसको। और ये बात कि ये इससे ये भी देखिए अजीब व गरीब उनकी गुमराही फैलाई जा रही है। ये कहा गया कि ये जो बिल में संशोधन किए गए हैं, ये जो अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं, इससे गरीबों का फायदा होने वाला है। हमें तो कोई चीज ऐसी नहीं नजर आई इसके अंदर जिससे गरीबों का फायदा होता है। उसमें यह कहा गया कि ये इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है। ट्रांसपेरेंसी कोई बात नहीं। देखिए ये जो बिल है, जो हमारी आपत्ति है, हमारी जो बेसिक हमारा जो इश्यूज हैं, हमारी जो बेसिक शिकायत है वो ये है कि इसमें एक बात हम ये कहना चाहते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट यानी वक्फ जो एक्ट है, ये सिर्फ मुसलमानों के पास नहीं है। जितने इंडाउमेंट्स हैं इस मुल्क में, चाहे हिंदुओं के इंडाउमेंट्स हों, चाहे सिखों के इंडाउमेंट्स हों, चाहे ईसाइयों के इंडाउमेंट हो, हर इंडाउमेंट को ये प्रोटेक्शन हासिल है जो प्रोटेक्शन वक्फ को हासिल है। तो ये कहा जा रहा है कि वक्फ को कोई स्पेशल पावर दे दिए गए, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप टेंपल के सिलसिले में, मठों के सिलसिले में जितने इस तरह के कानून बने हुए हैं, चाहे स्टेट लेवल बने हो या सेंट्रल लेवल बने हैं, सबको इसी तरह का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी इसी तरह का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो ये जो अमेंडमेंट लाए गए हैं उनमें से बेसिक 3-4 अमेंडमेंट के बारे में बताना चाहता हूं मैं आपको, हमारी आपत्ति क्या है। पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि इसके अंदर एक क्लॉज है वक्फ बाय यूजर, यानी जो प्रॉपर्टी कहीं रजिस्टर्ड नहीं है वक्फ की हैसियत से, लैंड रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में और आपके वक्फ बोर्ड के पास में, लेकिन वो वक्फ के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। मस्जिद है, नमाज हो रही है, सैकड़ों साल से नमाज हो रही है। कब्रिस्तान है, वहां दफन किए जा रहे हैं मुर्दे। दरगाह है, वहां पे लंबे अरसे से है। तो जाहिर है कि पिछले सदियों में रजिस्ट्रेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन वो चूंकि वक्फ के तौर पे इस्तेमाल हो रही है इसलिए वो वक्फ है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये शिक है मौजूदा वक्फ एक्ट के अंदर। अभी गवर्नमेंट ने उसको निकाल दिया। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है पूरे देश के अंदर, मस्जिदें हैं जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, वो खत्म हो जाएंगी, चले जाएंगे, कब्रिस्तान चले जाएंगे। तो ये एक हमारी बुनियादी ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर में। दूसरा ऑब्जेक्शन हमारा ये है कि हमारे देश के अंदर लॉ ऑफ लिमिटेशन है, लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन, कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर किसी की प्रॉपर्टी पे किसी और आदमी ने कब्जा कर रखा है और 12 साल तक कब्जा है और उसने जिसकी प्रॉपर्टी उसने उसको चैलेंज नहीं किया है, तो 12 साल के बाद वो प्रॉपर्टी जिसने कब्जा किया उसकी हो जाती है। लेकिन वक्फ को, मुसलमानों के वक्फ को, हिंदुओं के वक्फ को, सिखों के वक्फ को ये एग्जम्पशन हासिल है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन उन पे अप्लाई नहीं होगा। मौजूदा बिल के अंदर से लॉ ऑफ लिमिटेशन के एक्सेप्शन को खत्म कर दिया।
तीसरी बात यह है कि वक्फ के सिलसिले में यह कानून है कि वक्फ को चलाने के लिए दो संस्थाएं हमारे यहाँ होती हैं वक्फ एक्ट के मुताबिक, एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और एक वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि उसके जितने मेंबर होंगे, चाहे वो पार्लियामेंट से आ रहे हों, चाहे असेंबली से आ रहे हों, चाहे बार काउंसिल से आ रहे हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी से आ रहे हों, सबका मुसलमान होना जरूरी है। अब ये चीज हटा दी गई और उसमें पहले लोग इलेक्ट होके आते थे, बार काउंसिल से इलेक्ट होके आते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट करके भेजते थे। अब वो इलेक्शन का भी मामला खत्म कर दिया, अब नॉमिनेटेड मेंबर हो और उसमें दो गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम कंपल्सरी उसके मेंबर होंगे, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के भी और ट्रस्ट आपके वक्फ बोर्ड के भी, और बाकी लोग भी हो सकते हैं, इसलिए कि वो शर्त ही खत्म होगी कि वो मुसलमान होना है। तो ये सिर्फ मुसलमानों को हासिल नहीं है, आप जितने टेंपल के ट्रस्ट मौजूद हैं, जितने टेंपल के वक्फ मौजूद हैं, मठों के वक्फ मौजूद हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हर जगह ये शर्त है कि उसका मेंबर अगर गुरुद्वारे का मामला है तो सिख होगा, अगर हिंदुओं के टेंपल का मामला है तो हिंदू होगा। वो शर्त अब वक्फ में से हटा दी। तीसरी बात ये है, हमारा ऑब्जेक्शन इस पे ये भी है कि पहले गवर्नमेंट की का भी कोई डिस्प्यूट होता था वक्फ से तो वक्फ बोर्ड उस पर ट्रिब्यूनल बनाता था। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो ये है कि वक्फ के यानी इस नए अमेंडमेंट के अंदर एक अमेंडमेंट ये लाया जा रहा है कि इसमें गवर्नमेंट की भी एक एंट्री है। वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी हो सकती है, वो कोई सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी हो सकती है। अगर उसका कोई क्लेम है वक्फ की किसी प्रॉपर्टी के ऊपर में तो उसका सेटलमेंट अब वक्फ बोर्ड नहीं करेगा, बल्कि वो करेगा अब कलेक्टर या डीएम उसके पास जाएगा और डीएम अगर ये कह देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो फिर वक्फ बोर्ड से स्टेट गवर्नमेंट ये कहेगी कि आप अपने यहां से इसको डिलीट कर दो। तो ये जो प्रॉब्लम है कि आज भी बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट के कब्जे हैं। अगर ये कानून बन गया तो उसके बाद आप देखिएगा कि बहुत सारी प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट ही हड़प कर ले। इसी तरह से इसमें एक बात ये लाई जा रही है कि अगर कोई वक्फ की करना चाहता है, कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहता है, तो उसके लिए उन्होंने ये शर्त लगा दी कि वो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा। इसका फैसला कौन करेगा, कौन आदमी प्रैक्टिसिंग है कौन नहीं है, और ये एक एडिशनल उनकी क्लॉज इसमें ला ली जा रही है। तो हमारा कहना ये है कि ये जितने प्रोविजंस हैं, मैं तो सबके बारे में बात कर सकता हूँ आपसे 44 के 44 प्रोविजन के, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्शन है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। एक और बात उसमें यह है कि कोई पहले नॉन मुस्लिम भी वक्फ कर सकता था कोई प्रॉपर्टी अपनी मस्जिद के लिए भी, कब्रिस्तान के लिए भी, अब वो नॉन मुस्लिम नहीं कर सके, ये इसमें एक क्लॉज लाया है। फिर एक बात ये भी है कि पहले वक्फ की प्रॉपर्टी में हर 10 साल के बाद वक्फ बोर्ड जो है वो सर्वे करवाता था। अब सर्वे कमिश्नर अपॉइंटमेंट का इख्तियार वक्फ बोर्ड से लेकर अब जो है वो कलेक्टर के हाथ में दिया जा रहा है, डीएम के हाथ में दिया जा रहा है। फिर एक और बात यह है कि वक्फ की प्रॉपर्टी के सिलसिले में ये जो सीईओ होता है, चाहे वो वक्फ बोर्ड में हो चाहे वो आपके सेंट्रल वक्फ काउंसिल में है, सीईओ भी कभी मुसलमान होना शर्त थी, अब वो मुसलमान होने की शर्त भी हटा दी गई। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये जो वक्फ के सिलसिले में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, हम इसलिए डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि आपने हिंदू हम नहीं करेंगे आप हटाइए, इसलिए कि हम समझते हैं कि उनको भी हासिल होना चाहिए। लेकिन जो प्रोटेक्शन हिंदू इंडोमेंट को हासिल है, जो प्रोटेक्शन सिख इंडोमेंट को हासिल है, आप मुस्लिम इंडोमेंट से वो चीजें छीन रहे हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन है। अब ये मुझे बताइए आप कि इसमें कहां से ये बात आती है कि हम वक्फ की प्रॉपर्टी जायदादों से जो है गरीबों का फायदा पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि पिछली गवर्नमेंट ने यूपीए की मनमोहन सरकार ने एक और प्रोविजन पैदा किया था, वो वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, कि ऐसी बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी जो ऐसी पड़ी हुई है, बंजर है, कोई इस्तेमाल में नहीं आ रही है, उनको डेवलप करके उनके को उससे अच्छा किराया वसूल करके वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ाई जाए। वक्फ डेवलपमेंट काउंसिल पे इस गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया और जितने अमेंडमेंट किए गए थे 2013 में उसको इंप्लीमेंट भी नहीं किया। तो हमारा कहना सिर्फ यह है
कि वक्फ के बारे में हम लोग इतने हसास क्यों हैं। ये सवाल आपका पैदा हो सकता है कि भाई आप इतनी आपत्ति क्यों है, आपको इतने बेचैन क्यों है, आप इतना इस्तराब की इसलिए आपको। देखिए, मसला सिर्फ ये नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी जा रही है, मस्जिदें जा रही हैं, ईदगाहें जा रही हैं, कब्रिस्तान जा रहे हैं, खानखाएं जा रही है, मदरसे जा रहे हैं। आज जबकि वर्शिप प्लेसेस एक्ट मौजूद होने के बावजूद कितनी मस्जिदों पे क्लेम किया जा रहा है, आप जानते हैं। अभी ज्ञानवापी का मसला चल रहा था, उसके बाद मथुरा का मसला शुरू हुआ, अभी संभल का मसला शुरू हो गया, और ऐसी कई जगह होगी। तो जब आप वक्फ एक्ट में इतनी ड्रास्टिक तब्दीली कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये बात अच्छी तरह आप जानते हैं। हमारा मानना यह है कि ये सिर्फ ये नहीं होगा कि मस्जिद छीनी जाएगी, आप पूरे देश के अंदर अशांति पैदा कर देंगे, जगह जगह झगड़े होंगे, हर गली में, हर कूचे में, हर मोहल्ले में, हर शहर में ये माहौल पैदा कर देंगे। तो आप देश को किस रुख पर ले जाना चाहते हैं? ये गवर्नमेंट अगर पूरे देश के अंदर शांति पैदा करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम का मसला खड़ा करना चाहती है, तो ये क्या देश के हित में है? तो हमने ये अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए, हुकूमत तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जितने रास्ते अवेलेबल थे सबका इस्तेमाल किया। अब आखिरी चाराए कार के तौर पर हमने ये फैसला किया कि हमने अभी 8 तारीख को एक बड़ा धरना दिया है विजयवाड़ा में। कल हमारी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पटना के अंदर, और हमने अभी अनाउंस कर दिया था कि हम 13 तारीख को जंतर मंतर पे भी धरना करेंगे। जंतर मंतर पे धरना करने के में हमारी कोशिश ये थी कि उसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी आए, दूसरे धर्मों के लोग भी आए, और साथ साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आए। बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वादा कर लिया था उसमें आने का, लेकिन कल ही इत्तला मिली कि 13 तारीख को होली की वजह से हॉलीडे डिक्लेयर हो रही है पार्लियामेंट। क्योंकि होली रात में 13 तारीख की रात में जलाई जाती है, तो हमने जब 10 तारीख के लिए मांगा था जगह, तो पुलिस कमिश्नर के यहाँ से ये कहा गया था डिप्टी डीसीपी पार्लियामेंट स्ट्रीट से कि आप 10 को नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि आपको 10 दिन पहले एप्लीकेशन करनी चाहिए थी। तो होते होते वो 13 तारीख अनाउंस दी गई थी। तो 13 तारीख की दी गई थी। उस वक्त भी हमारे जहन में नहीं आया था कि उस दिन होली का त्यौहार है या होली का दहन होने वाला है। तो फिर भी हमने ये कहा था कि हम 1 बजे तक वो सब मामला खत्म कर देंगे और हम 1 बजे लोगों को लौटा देंगे। लेकिन जब अब पार्लियामेंट को भी छुट्टी कर दी गई और बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिन्होंने कहा था हमसे कि हम आएंगे उस प्रोग्राम में, तो उन्होंने ही ये हमसे गुजारिश की कि आप इसको आगे बढ़ा दीजिए। तो अब हम 17 तारीख को जंतर मंतर पे धरना कर रहे हैं, और उसमें जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी भी हमारी पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमात इस्लामी है, जमतुलमा है, जमीयत अहले हदीस है, मिली काउंसिल है, मुशावरत है, इनकी जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको हमने बुलाया है, और सिविल सोसाइटी के लोगों को बुलाया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाया है। तो हम एक चाहते हैं कि इस देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो अपनी बात रखे विस्तार के साथ में हुकूमत सामने। हो सकता है कि शायद बर्फ पिघले और हुकूमत को समझ में आ जाए कि ये एक बहुत ही खतरनाक खेल वो खेलने जा रही है। हम समझते हैं कि ये एक पूरी कम्युनिटी पे अटैक है। बीजेपी का तो जो तरीका है वो आप जानते हैं कि किस तरह से समाज को बांटकर वोट हासिल करने की कोशिश की जाती है, घृणा पैदा की जाती है, नफरत पैदा की जाती है, कम्युनल टेंशन पैदा किए जाते हैं। लेकिन कम से कम हम ये महसूस करते हैं कि जो अलाइज पार्टीज हैं बीजेपी की, जनता दल यू है, और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, रामविलास पासवान की पार्टी है, आरएलडी है, कम से कम ये पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, ये पार्टियां कम से कम इस डिविजिव एजेंडे को सपोर्ट नहीं करें। और यही वजह है कि हमने जाके भी मुलाकात की और प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से भी अपनी बात उन तक पहुंचा दी। और अब फाइनल तरीका यह है कि हम ये 17 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर से भी अपनी बात देश के सामने भी और इसके साथ साथ पार्लियामेंट के सामने भी
रूलिंग पार्टी के सामने भी और अपोजिशन पार्टी के सामने भी विस्तार साथ रखेंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।